हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ किन लोगों को कराना चाहिए और आईवीएफ ट्रीटमेंट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किस तरीके से होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें बेबी प्लान करना है आईवीएफ के जरिए, तो हम क्या करा सकते हैं, क्या यह प्रोसीजर बिल्कुल सेफ होता है, जो बच्चा होगा आईवीएफ के जरिए क्या बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो बच्चा आईवीएफ के जरिए पैदा होता है और जो बच्चा नेचुरल प्रेगनेंसी में पैदा होता है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपका बच्चा और आईवीएफ वाला बच्चा, दोनों बच्चा बिल्कुल सिमिलर होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन जिन लोगों को जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी आईवीएफ का सहारा लेते हैं, जिससे जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो उनके अगली पीढ़ी में यानी कि उनके बच्चों में देखी नहीं जाती है। तो आईवीएफ बहुत ही सेफ है, बिल्कुल भी आपको डरने की या फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जिस भी क्लिनिक से, जिस भी डॉक्टर के पास आप आईवीएफ करा रहे हो, आप वहाँ पर जाकर एक बार रिजल्ट चेक कर लेना कि जो आप लोगों ने आईवीएफ लोगों को करवाया है उसका सक्सेस रेट क्या रहा है, या फिर कोई बाद में इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम, इन सब की शिकायत तो नहीं आई है। तो अच्छे डॉक्टर से अच्छे क्लिनिक में जाकर कराओगे तो आईवीएफ बिल्कुल सेफ होता है और बहुत अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, पूरा प्रोसीजर समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि किन लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है या फिर किन्हें कराना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आईवीएफ क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि शॉर्ट फॉर्म है आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म भी होता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते थे। तो देखो लिखा हुआ है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को आईवीएफ कहा जाता है। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता था, ठीक है। फिर कह रहा है इस प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले 1978 में इंग्लैंड में किया गया था। ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आईवीएफ की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1978 में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, सबसे पहली बार करा गया था। तो आईवीएफ बहुत ही सेफ होता है, हम पूरा धीरे समझेंगे इसको। देखो आगे लिखा हुआ है आईवीएफ ट्रीटमेंट में प्रयोगशाला में कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में महिला के एक्स और पुरुष के स्पर्म को मिलाया जाता है। देखो जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल हो पाती है? जब फीमेल का एग मेल के स्पर्म से जाकर मिलता है तभी प्रेगनेंसी होती है। अब आईवीएफ में क्या होता है कि जो ये प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है ना, एग को और स्पर्म को जो मिलने का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, वो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है। नेचुरली क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हैपन होता है, यानी कि जो पुरुष का जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर जाकर उसके एग से मिलता है। लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि जो एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो फीमेल की बॉडी में नहीं मिलते, वो फीमेल की बॉडी से बाहर मिलते हैं, प्रयोगशाला में मिलते हैं, डॉक्टर उन्हें मिलाते हैं। तो आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि डॉक्टर उन्हें मिलाते हैं, तो ऐसा भी डॉक्टर कर सकते हैं कि एक्स और एक्स को मिलाएं या फिर एक्स और वाई को मिलाएं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप आईवीएफ से जो चाहे रेडीमेड बेबी पैदा कर सकते हो कि मन चाहा बेबी या फिर बॉय पैदा करो या फिर गर्ल पैदा करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बाहर जरूर मिलाते हैं, लेकिन लड़का और लड़की के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता कि मैं चाहूँ तो मैं लड़का पैदा करूँ, मैं चाहूँ तो मैं लड़की पैदा करूँ, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि एक्स और पुरुष के स्पर्म को आपस में मिला दिया गया। उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है तब उसे वापस महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन को इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो एग जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है? एग का डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे कहते हैं हम एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। उसके बाद जो वो भ्रूण होता है उसको महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है एक निडल की हेल्प से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसको हम डिटेल में समझें कि कैसे होता है, एग को निकालते कैसे हैं, एग को स्पर्म को बाहर कैसे निकालते हैं, किस जरिए से उसको वापस गर्भाशय में डालते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आईवीएफ क्यों अपनाया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि ऐसे कौन से लोग होते हैं या फिर ऐसे कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में लोगों को आईवीएफ अपनाना पड़ता है। तो आईवीएफ वो लोग अपनाते हैं जिन्हें स्पर्म कम होना हो। ऐसा हो सकता है ना कि किसी मेल की जो स्पर्म की क्वालिटी है या फिर स्पर्म की क्वांटिटी है वो बहुत ही खराब हो, उसकी बॉडी में इतना स्पर्म ही ना हो, उसके टेस्टिस इतने स्पर्म बनाते ही ना हो जितनी की प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन बताए हैं जिसमें जो मेंस होते हैं वो लो स्पर्म काउंट से सफ़र करते हैं। तो लो स्पर्म काउंट भी एक समस्या हो सकती है। अगर किसी मेंस का स्पर्म बहुत ही कम है, वो अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। जब प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, IVF का सहारा लेते हैं कि जो भी स्पर्म है उसको उसकी बॉडी से निकाला जाता है, फिर उस स्पर्म को फीमेल की एग से बाहर मिलाया जाता है। ठीक है। अभी वो दूसरा कह रहा है PCOD की समस्या। किसी फीमेल को अगर PCOD की समस्या है तो उस कंडीशन में भी वो मां नहीं बन पाती है, जिसके कारण से भी उसको IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। PCOD क्या होता है, इसमें मैंने डिटेल कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, वहां से जाकर चेकआउट जरूर कर लेना आप। ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है फिलोपियन ट्यूब के साथ समस्या, कि जो फीमेल होती है उनके पास 2 ओवरी होती है, दोनों ओवरी के साइड में मतलब उससे जुड़ी हुई क्या होती है, फिलोपियन ट्यूब होती है। किसी के फिलोपियन ट्यूब में कुछ समस्या आ गई है जिस कारण से भी क्या होता है, IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। एक और कारण होता है, अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई, सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा एज क्या होता है, लेट 20s, यानी कि अगर आप अपने 20 की उम्र में हो और 30 खत्म होते होते अगर आपने प्रेगनेंसी या फिर बेबी प्लान कर लिया तो आपका चांसेस बहुत हाई होता है कि आप नेचुरली बहुत आसानी से बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप जितना लेट करते हो ना, 20 के पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बॉडी बहुत इतनी तैयार नहीं होती, ना हम फिजिकली तैयार होते हैं, ना मेंटली तैयार होते हैं, ना फाइनेंशियली तैयार होते हैं। तो 20s के पहले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 20s के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी होती है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेंटली रेडी ना हो सकता है मेंटली रेडी हो लेकिन फिजिकली रेडी ना हो, ऐसा भी हो सकता है फिजिकली भी रेडी हो सकता है फाइनेंशियली रेडी ना हो, क्योंकि बच्चा पैदा करने में सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना होता ना, उसको जो उसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कुछ उसको देना होता है। तो उन सब के लिए इंसान को फाइनेंशियली रेडी होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते करते हो सकता है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा एज होने में हम अपनी उम्र को नहीं रोक सकते ना। जब हमारी उम्र ज़्यादा होगी तो हमारी एग की क्वालिटी ख़राब होगी, हमारे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी। तो इन सब कारण से नेचुरली हम बेबी प्लान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से जो IVF होता है एक जादूगर की तरह आता है और आपको जो बेबी की जो खुशियाँ होती हैं वो आपको देता है। फिर क्या नसबंदी हो सकता है कि किसी ने नसबंदी करा ली हो, सपोज दैट कि उसका एक कोई बच्चा रहा हो, उसने नसबंदी करा ली कि अब मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ मिसहैपन हो जाए, मतलब मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ बट हो सकता है ना, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा हो गया जिस कारण से उसको दोबारा बच्चा चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में उसका माइंड बदल जाए कि यार मुझे एक बच्चा और चाहिए था। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है वो नसबंदी को वापस से रिवर्स ना करा रहा हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस कंडीशन में भी वो IVF का सहारा ले सकता है। तो ये सारे मैंने रीजंस लिखे हैं कि किन किन कारण से लोग IVF का सहारा लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जो मेन थे वो मैंने लिख दिए। इसके मैंने बताया कि एज फैक्टर हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे जो महिला होती है उसने कुछ प्रॉब्लम, अब उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि जो उसके एग हैं वो प्रॉपर्ली रिलीज ना हो पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। फिर कह रहे हैं IVF की प्रक्रिया की कैसे जाती है, पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे जो एग है उसको निकालेंगे, कैसे एग को मिलाएंगे, कैसे वापस भ्रूण को अंदर डालेंगे, कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है सबसे पहला ओवेरियन स्टिमुलेशन। सबसे जो पहली प्रक्रिया वो क्या है, ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसके अंदर जो आपकी ओवरी होती है वो एग रिलीज करती हैं, आपको भी पता है। तो आपकी ओवरी को ना हार्मोन्स देकर, सिंथेटिक हार्मोन्स देकर आपकी ओवरी को उत्तेजित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, जिसके बाद जो आपकी ओवरी होती है नॉर्मली 1 एग ईच ओवरी रिलीज करती है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक ओवरी 1 महीने में 1 एग रिलीज करती है, दूसरी ओवरी दूसरे महीने में 1 एग रिलीज करती है। लेकिन जब हम उसको एक्स्ट्रा सिंथेटिक हार्मोन देते हैं, ओवरी को उत्तेजित करते हैं, तो कई सारे एग रिलीज करते हैं। वो कई सारे एग रिलीज क्यों करते हैं हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमको एक एग की नहीं कई सारे एग की जरूरत क्यों है। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। देखो अब लिखा हुआ है कि ओवरियन स्टिमुलेशन में क्या होता है, ओवरी को अंडे बनाने के लिए उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, कि जो आपकी ओवरी है वो अंडे बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं, उसको हम सिंथेटिक हार्मोन देकर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक से अधिक अंडे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि निषेचन के बाद सामान्य रूप से विकसित अंडे सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं कई सारे। कह रहा है कि जैसे मान लो कि सपोज अगर आपने एक ही एग दिया,
हमने उसका क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो वो अंडा है वो विकसित ही नहीं कर पा रहा, उसमें डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। जब उसमें डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है तो हम उसको वापस आपकी बॉडी में डालकर क्या करेंगे, क्योंकि वो बेबी तो डेवलप होगा ही नहीं, बाद में वो बेबी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कई सारे एग निकालते हैं हम। कई सारे एग निकालने के बाद जो डॉक्टर होते हैं निकालते हैं, कई सारे एग निकालने के बाद क्या होता है कि सपोज दैट कि एक एग विकसित नहीं हुआ तो दूसरा यूज़ कर लेंगे, दूसरा विकसित नहीं हुआ तो तीसरा यूज़ कर लेंगे। ऐसा हम काम, जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसा काम करते हैं ओवरिन स्टिमुलेशन में, ठीक है। तो पहले में क्या हो गया कि ओवरी से अंडे को निकाला गया हार्मोन्स देकर उत्तेजित करके, और एक अंडे नहीं निकाले हमने, बहुत सारे अंडे निकाले। फिर कह रहा है ओवरी से अंडा निकालना, कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था, उसको स्टिमुलेट किया था कि बहुत सारे एग ओवरी रिलीज कर दे। अब हम ओवरी से अंडा निकालेंगे, क्योंकि ओवरी ने तो बाहर रिलीज कर दिया अंडा, अब खाली अंदर नहीं रहना उसको, अब उसको बाहर निकलना है। तो बाहर एक निडल की हेल्प से उसमें क्या करते हैं हम, जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को या फिर जो फीमेल होती है उसको बेहोशी की हालत में, उसको ज़्यादा पेन नहीं होता, हाँ थोड़ी बहुत ऐठन हो सकती है बाद में, तो उस बेहोशी के दौरान क्या करते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो वेजाइना के अंदर निडल डालकर उस एग को बाहर निकालते हैं, जो उसके एग के फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर से। तो कह रहा है कि ओवुलेशन के 34 से 36 घंटे बाद अंडे निकाले जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ओवुलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ओवरी एग को रिलीज करती है उस पीरियड क्या कहते हैं हम, ओवुलेशन कहते हैं। तो जब कोई फीमेल ओवुलेट करती है तो उसके 34 से 36 घंटे बाद उसकी बॉडी से एग को निकाल जाता है, उसको बेहोशी की हालत में, उसको होश में नहीं रखते। बाद में उसको थोड़ी बहुत ऐठन हो सकती है, हल्का फुल्का सेंसेशन सा, हल्का पेल्विक एरिया में थोड़ा बहुत ऐठन दर्द हल्का सा महसूस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्पर्म लेना, कि हमने पहले ओवरी को उत्तेजित किया कि ओवरी बहुत सारे एग को रिलीज कर दिया। अब हमने निडल की हेल्प से उस एग को बाहर हमने निकाल दिया। अब जब बाहर निकाला है तो हमको स्पर्म की जरूरत पड़ेगी, बिना स्पर्म की हेल्प से एग फर्टिलाइज थोड़ी होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम स्पर्म लेंगे मेल का। तो मेल का स्पर्म कैसे लेते हैं, मेल के का स्पर्म लेने के दो तरीके होते हैं। या तो पहला आपको पता होगा मास्टरबेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं स्पर्म को ले लेते हैं। दूसरा क्या है तो टेस्टिकुलर एस्पिरेशन। टेस्टिकुलर एस्पिरेशन भी स्पर्म के लेने की एक प्रक्रिया होती है। अगर इस वीडियो में समझाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको कि टेस्टिकुलर एस्पिरेशन क्या होता है। बट फिलहाल के लिए जो मेल होते हैं उनसे स्पर्म डॉक्टर लेते हैं, या तो मास्टरबेशन की हेल्प से या तो फिर टेस्टिकुलर एस्पिरेशन की हेल्प से। इन दोनों की हेल्प से वो क्या लेते हैं स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी गुड न्यूज़, उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा बॉक्स सा डब्बा सा दे देते हैं और बोलते हैं उनको जानने के लिए, तो इन्हीं चीज़ों के लिए उनको भेजा जाता है। फिर जो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन, कि अब क्या हुआ, हमने ओवरी को उत्तेजित किया, ओवरी ने बहुत सारे अंडे रिलीज किए, उसके बाद अंडे को बॉडी से बाहर निकाला गया, हमने मेल को बोला स्पर्म दो मास्टरबेशन या फिर टेस्टिकुलर एस्पिरेशन की हेल्प से। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, यानी इनिशिएशन करेंगे। अंडा मिल गया, स्पर्म मिल गया, अब उस अंडे को और स्पर्म को डॉक्टर क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं और तब क्या हो जाता है फर्टिलाइज और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है गर्भ में भ्रूण स्थानांतरण, कि उसके बाद जब अंडा निकाला गया था उससे 3 से 5 दिन के बाद जो एग होता है उसको वापस से आपके ये जो फीमेल होती है उसके गर्भाशय में उस अंडे को डाला जाता है। अब उसे हम अंडा नहीं कहेंगे, अब उसे हम कहेंगे भ्रूण, क्योंकि अब वो एग फर्टिलाइज हो गया है और फर्टिलाइज होने के बाद वो अंडा नहीं रह जाता, वो भ्रूण बन जाता है। तो अब उस भ्रूण को डालेंगे आपके गर्भाशय में और चेक करते रहेंगे कि प्रॉपर ग्रोथ हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई ओवरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके गर्भाशय में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग तो नहीं आई है। इन सब चीज़ों की बाकायदा जाँच करते रहेंगे, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे। तो वही देखो लिखा हुआ है कि गर्भ में भ्रूण स्थानांतरण में कि अंडे लेने से 2 या 5 दिन के बाद होता है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है इसके बाद आपकी योनि में यानी कि आपके वजाइना में सर्विक्स के माध्यम से, आपको अगर फीमेल का डायग्राम याद होगा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो नीचे आपको दिखता होगा वहाँ पे सर्विक्स होता है, तो उसके माध्यम से जो फीमेल की वजाइना से होते हुए एक लचीली ट्यूब डालेंगे जिसे कैथेटर कहते हैं, ध्यान रखना है, जिसे हम कैथेटर कहते हैं। कैथेटर के माध्यम से भ्रूण को आपके गर्भाशय में रखा जाएगा, ठीक है। जो फीमेल होती है ना उसके सर्विक्स, उसके वजाइना से होते हुए फिर उसके सर्विक्स से होते हुए एक लचीली ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं भ्रूण को फीमेल के गर्भाशय के अंदर हम प्लेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद प्लांटेशन करते हैं, फिर वहाँ पे जो बच्चा होता है वो डेवलप होता है, ग्रोथ होता है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट हो, और बहुत ही जल्दी 9 महीने के अंदर आप
का जो बच्चा होता है, जो इतने सारे प्रोसीजर के थ्रू होते आपके गोद में जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।